Everyone, today my topic is electric field due to uniformly charged shell। तो आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक शेल के थ्रू कैसे निकालें वो बताऊंगी। तो ठीक है, तो शेल एक होलो स्फीयर होता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ नहीं होता, वैक्यूम मतलब एक फुटबॉल जिसके अंदर कोई मटेरियल नहीं होता। तो वैसे ही एक 3D में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है, अब इसके थ्रू हम निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। से पी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, स्मॉल एलिमेंट लेने होते हैं। तो ये शेल है वो किस स्मॉल एलिमेंट से बना होता है। आप खुद इमेजिन करो कि जो स्फीयर है होलो जिसके अंदर कुछ नहीं होता, वो किन किन एलिमेंट से हम बना सकते हैं। तो वो हम बना सकते हैं ये एक रिंग ऐसे। तो हम कहीं ना कहीं ये रिंग एलिमेंट के थ्रू बना सकते हैं, मतलब कि अगर हम ऐसे ही स्मॉल रिंग एलिमेंट ले इनफाइनाइट नंबर ऑफ, तो ये एक पूरा स्फीयर बना लेंगे, ठीक है डिफरेंट रेडियस के वो भी। तो जहाँ भी हमने एक स्मॉल रिंग एलिमेंट ले लिया, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना कैसे बन रहा है। ये इस स्फीयर का सेंटर है, ठीक है, और ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, और इसकी थिकनेस है ना वो काफ़ी स्मॉल है, तो वो डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, डी थीटा, और ये पूरा थीटा। रेडियस है इस शेल का, रेडियस आर मान दिया, कैपिटल आर, और ठीक है, और ये डी थीटा एंगल सबटेंड करिए। एक बार बड़े फिगर करके बना लेती हूँ ये वाला। ये हमारे पास स्मॉल रिंग एलिमेंट है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और ये थिकनेस है ना ये स्मॉल है, तो ये स्मॉल एंगल ही सबटेंड करेगी। तो ये डी थीटा है, और ये पूरा एंगल थीटा सबटेंड कर रही है। ये स्मॉल काफ़ी स्मॉल है डी थीटा, ठीक है, मैंने अभी दिखाने के लिए बड़ी बनाई है। तो ठीक है, ये आर आ गया। अब आप इससे ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये डिस्टेंस आर कोस थीटा, ठीक है, और इस पूरे डिस्टेंस को आप एक्स मान लो, ठीक है। अब आपको निकालनी है इस रिंग एलिमेंट के थ्रू सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपको स्मॉल के थ्रू निकल जाएंगी। तो पूरे के लिए आपको इंटीग्रेट करना है। तो स्मॉल के रिंग एलिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग एलिमेंट के थ्रू होती है, वो होती है के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये एक्सप्रेशन भी मैंने पूरा डिराइव करवाया। अगर आपको इसका एक्सप्रेशन देखना है तो प्लीज़ मेरी पहली वाली वीडियो देख ले, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रिंग एलिमेंट के, अब इस स्मॉल रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन है। अब हमने लिखना है स्मॉल के थ्रू। तो स्मॉल इस रिंग के थ्रू कैसे आएगी, तो मतलब पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही होगी क्योंकि ये रिंग खुद काफ़ी स्मॉल है। फिर के, इस रिंग पे चार्ज कितना है, पहले तो रिंग काफ़ी छोटी है, तो इस पे चार्ज मान लो पूरे शेल पे क्यू चार्ज है, तो अब रिंग पे थोड़ी क्यू होगा, रिंग तो एक स्मॉल पोर्शन है, तो इस पे चार्ज डी क्यू ही होगा। और एक्स क्या डिनोट करता था, एक्स डिनोट करता था रिंग के सेंटर का ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस। तो रिंग का सेंटर कौन सा है, ये वाला। इस तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के डी क्यू, और एक्स इसमें ये वाला डिस्टेंस होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इसमें एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, एक्स माइनस आर कोस थीटा। अब एक्स की जगह एक्स माइनस आर कोस थीटा क्यों लिखा वो समझ के ना, क्योंकि हमने ये इस एलिमेंट के थ्रू निकालनी है, और जहाँ पे एक्स डिनोट करता था ये डिस्टेंस, ये आर कोस थीटा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे फिगर में देख लो। तो ये एक्स माइनस आर कोस थीटा हो गया। फिर आर क्या डिनोट करता था, इसमें आर करता था रिंग का रेडियस। अब स्मॉल रिंग का रेडियस कितना, आर साइन थीटा, ये रेडियस ही है ना रिंग का। तो आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स माइनस आर कोस थीटा लिखना है एक्स की जगह, और इसका स्क्वायर करना है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2x आर कोस थीटा 3/2, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, एक्स माइनस आर कोस थीटा का। अब देखो ये तो आ गया। अब डी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये साइड में देखो, डी क्यू की होगी टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ये यूनिटरी मेथड के थ्रू आता है फॉर्मूला, मैंने काफ़ी बार बताया, तो इस बार नहीं बताऊंगी कि ये फॉर्मूला कैसे है। तो क्यू टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4πr स्क्वायर। स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना है, वो है सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस 2πr, और ये थिकनेस को मान लो dr मान लो, ठीक है।
समझ गए। एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट के कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हमने एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट में पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर जैसे ऐसा क्यों लिखा है वो मैं बताती हूँ। एरिया मतलब कि उसमें कितना जो सरफेस कवर कर रहा है वो होता है। तो इसमें खाली इसके अंदर तो वैक्यूम है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर वाला एरिया थोड़ी इंक्लूड करेंगे, मतलब जो मटीरियल वाला है ना वो करेंगे। अब इसके अंदर रिंग के अंदर कुछ नहीं था तो इसके अंदर वाला एरिया लेना ही है, इसके बाहर वाला एरिया लेना है। मतलब कि सब बाहर वाले एरिया के लिए मतलब कि जो इसकी थिकनेस है ना इसी में मतलब कुछ एरिया होता है ना वो कैसे निकाले। तो इसकी लेंथ कितनी है, पूरी सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती है 2 पाई आर। अगर हम इसे इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस पूरे एरिया का एरिया मिल जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो ना, अगर ये डी आर है और जो पूरा 2 पाई आर है तो इसका ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, डी आर जबकि काफ़ी स्मॉल हो ये तभी यूज़ कर सकते हैं, अगर डी आर बड़ा हो तो नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अब डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर डी थीटा। ये पता है ना लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ थीटा कैसे करते हैं, तो जहाँ से डी आर की वैल्यू होगी आर डी थीटा। तो सब डी आर की जगह आर डी थीटा और सॉरी यहाँ पे क्या आर साइन थीटा आएगा 2 पाई आर साइन थीटा, क्योंकि इस रिंग का रेडियस आर साइन थीटा आर नहीं है। ठीक है, और डी आर की जगह क्या लिखना है आर डी थीटा। ये बना एक्सट्रैक्शन समझ के, क्योंकि आर की जगह आर साइन थीटा, क्योंकि हम रिंग की बात कर रहे हैं तो रिंग का रेडियस आर साइन थीटा है। तो ठीक है, जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, सब पे बच जाएगा Q/2 साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया आपकी डी क्यू की वैल्यू। अब डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर दो। ठीक है, अब देखो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू की वैल्यू पुट करके कितना बड़ा एक्सप्रेशन बढ़ रहा है नीचे, खासकर रिमाइंडर तो काफ़ी बड़ा बढ़ रहा है। इसकी इंटीग्रेशन करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन में कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ट्रायंगल लॉस का यूज़ करेंगे। तो अब जो मैं फिगर बना रही हूँ वो अच्छे ढंग से देखते रहना। ठीक है, ये सबसे पहले इस पॉइंट को जोड़ लिया, अब और इस डिस्टेंस को हमने z मान लिया। मैं जहाँ पे ये ट्रायंगल बना रही हूँ जो मैंने ऊपर बनाया बड़े करके, क्योंकि अभी हम ट्रायंगल लॉस का यूज़ करेंगे पूरा इस क्वेश्चन में। अभी इसका डेरिवेशन का एक इजी मेथड भी है गॉस लॉ के थ्रू, लेकिन पहले मैं सोचा अगर जनरल अगर देखा जाए तो इससे हो जाए तो क्वेश्चन में थोड़ा बेसिक थोड़े से मतलब नॉलेज से होती है। नॉलेज के लिए मैं ये मेथड करवा रही हूँ, वरना गॉस थ्योरम से तो 1 मिनट में आपका आंसर निकल जाता है गॉस लॉ से। तो ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये आर है डिस्टेंस, ये जेड है, ये एक्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कौन सा चीज़ को कन्वर्ट करना है, जो चीज़ आपको टफ लग रही है ना इस इंटीग्रेशन में वो चीज़ देखो। सबसे पहले डी क्यू की वैल्यू ऐसे करो पुट कर दो, फिर आप उस हिसाब से देख लोगे कि Q/2 साइन थीटा डी थीटा x - r कोस थीटा, और नीचे वाला एक्सप्रेशन पहले तो ये वाला थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस थीटा 1 तो आर स्क्वायर बच जाएगा। तो आप देखो ये जहाँ पे परपेंडिकुलर करो तो ये वाला डिस्टेंस आर साइन थीटा है, तो अब और ये वाला आर कोस थीटा। अब हम इसमें ट्रायंगल लेंगे, इसमें हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा लिया ये वाला। ठीक है, और इस ट्रायंगल में लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लगाई z² = r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स में ये पूरा डिस्टेंस कितना है x - r कोस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा x - r कोस थीटा का स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा आपके पास। इस डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई आपके पास, मतलब डिनोमिनेटर देखो इतना बड़ा हम ऐसे ही लिख रहे थे, जब z² करके हम छोटा करके लिख सकते थे। ठीक है, तो इसकी जगह तो हम कर लेंगे पुट। अब बचे हमारे पास x - r कोस थीटा। x - r कोस थीटा से पहले साइन थीटा डी थीटा वाला कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी है। तो साइन थीटा डी थीटा के लिए सबसे पहले आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करनी है इस इक्वेशन को, वो किसके रिस्पेक्ट में
थीटा के रिस्पेक्ट में 2z डी जेड वाई डी थीटा, आर कॉन्स्टेंट है, एक्स कॉन्स्टेंट है, इंटू इनके ज़ीरो ज़ीरो, और कोस थीटा की माइनस थीटा तो प्लस बन जाएगी, तो प्लस 2x आर, तो पहले कोस्टेंट बाहर ही आ जाएगा, कोस थीटा की साइन थीटा हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पे अब हमें साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जेड वाई एक्स आर, ये आ गई साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब एक्स माइनस आर कोस थीटा की वैल्यू ध्यान से देखना, ठीक है, एक्स माइनस आर कोस थीटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोसाइन लो यूज़ करेंगे। इस ट्राइंगल में कोसाइन लो आप सबको पता है ना, कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2rx। देखो साइन लो की अगर आपको डेरिवेशन देखनी है तो आपको इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इससे ऐसा कैसे आया कोस थीटा इज इक्वल टू, इसके कोसाइन लो होता है, मैथ्स का काफ़ी पॉपुलर लो है, काफ़ी जगह यूज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लो है। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई, आप पढ़ते नहीं हो, कोस ए की वैल्यू क्या आती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab/c। तो इसी तरीके से कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो मतलब सबकी वैल्यू आई गई है हमारे पास, तो बस सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले KQ/2 तो जब बाहर ही रह के, तो अब साइन थीटा डी थीटा की ZY/XR मिलेंगे, और डिनोमिनेटर में देखो इसकी वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर की, जेड स्क्वायर 2 से 2 तो बच जाएगा Z3। अब साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू है ZY/XR, सॉरी यहाँ पे DZ भी आएगा, ZDZY/XR, क्योंकि ये DZ वाली था मैं भूल गई थी। तो ये आ गया हमारे पास ZDZ, आगे लिखती हूँ XR, ठीक है। और x माइनस आर कोस थीटा की वैल्यू लिख लो, x माइनस आर कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले r से r कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि r इसके नीचे भी है और यहाँ पे भी है, तो r से r कट गया, तो बच जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा DZ बची थी। अब इसे और सिंप्लीफाई हो सकता है, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में काफ़ी कैलकुलेशन है, तो इसे आप मतलब अपने हिसाब से कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे कैलकुलेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 2x आ, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेती हूँ। तो इसका एलसीएम निकाला तो कितना हुआ आया, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाई 2x सबके साथ हो जाएगा। तो 2x ना इन, तो अब हम इन्हें कर सकते हैं सॉल्व, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल हुआ। तो अब देखो सबसे पहले क्या क्या कैंसिल हो सकता है, सबसे पहले ये जेड क्यूब, जहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा 2 2 4 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4r एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें जो जेड स्क्वायर बचा है, जेड स्क्वायर इन होल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जेड स्क्वायर जहाँ पे लिख लेंगे तो फिर अब सब ईच टर्म के साथ जेड स्क्वायर को हमने ले लिया, ठीक है। मतलब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से ये तो एक्स स्क्वायर बचा, और हमने जेड स्क्वायर भी सब में कर लिया, तो एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का क्या आ जाएगा 1, और माइनस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, तो जहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 1। ये समझ गए कैसे किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सॉल्व किया, आप भी अपने हिसाब से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब हमारे पास ये टर्म बनी, अब क्या करेंगे, इन्हें इंटीग्रेट कर लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जेड के, मतलब बाकी सब कांस्टेंट है तो बाकी सबको बाहर निकाल सकते हो। तो जैसे KQ है, KQ 4r एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। अब फर्स्ट टर्म की देखो क्या होगी,
फर्स्ट टर्म की। और इसमें याद रख लेना डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं कभी भी, लगभग इंटीग्रेशन में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और ना, तो हमेशा लिमिट लगा के क्वेश्चन को किया करो। तो अभी लिमिट क्या लगाएंगे वो मैं बताती हूँ, वो आपके आउटसाइड इनसाइड पॉइंट पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन करो, इसमें किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड स्क्वायर के, जेड स्क्वायर है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो कोस्टेंट है इस ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोस्टेंट है, तो जेड स्क्वायर की कितनी हो जाएगी -1/z इंटीग्रेशन, तो -1/z, और 1 की कितनी हो जाएगी z। अब लिमिट पुट करनी है हमने z की अपने पॉइंट्स के हिसाब से। सबसे पहले मान लो इफ़ z की मान लो a से b तक आपको लिमिट पुट करनी है, तो इफ़ p आउटसाइड द, अगर हमारे पास p आउटसाइड द शेल, तो हमारे पास z की क्या लिमिट पूरी करेंगे, इसके लिए आपको फिगर ध्यान से देखने पड़ेगी, ठीक है। मतलब अगर p हमारा जाते ही हुआ आउटसाइड जहाँ पे बनाया है, तो इसमें हमारी z से z का क्या क्या डिस्टेंस हो सकता है, z की क्या लोअर लिमिट हो सकती है और क्या हाईएस्ट लिमिट हो सकता है। तो आपको देखो, तो ये थीटा भी वेरिएबल है, तो मान लो अगर ये वाला हमारे पास से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल थिकनेस वाले से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रिंग एलिमेंट का मतलब इस पूरे रिंग एलिमेंट की हमने सम करना है, तो मतलब इस स्मॉलेस्ट वाला मतलब सबसे फर्स्ट वाला रिंग एलिमेंट ये वाला होगा। तो अब इसके जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मतलब इस रिंग एलिमेंट के जो ऊपर वाला है उससे डिस्टेंस इस पी का, तो इससे अगर हम डिस्टेंस देखें तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसका रेडियस 0 है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट है वो जहाँ पे ही लाई करेगा, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ये पता नहीं चल पाता कि जेड की लिमिट कैसे पुट की। जेड की लिमिट मतलब कि जेड की लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिससे ये पूरा शेल कवर हो जाए। तो इस रिंग एलिमेंट को देखो, रिंग एलिमेंट को ये वाली ऐसे करके पूरा कवर होगा, तो मतलब अगर ये जहाँ पे होगा 0 थिकनेस का रिंग एलिमेंट, तो इस पे जेड कौन सा डिस्टेंस करेगा, जे वाला जेड होगा, तब जे वाला जेड बनेगा। तो जेड की वैल्यू क्या होगी x, जे वाला डिस्टेंस पूरा x है और जे वाला r है रेडियस है, तो जेड की हो जाएगी x - r लोएस्ट लिमिट, ठीक है। ऐसे से जेड नहीं है, लेकिन हमारा इंटीग्रेशन में लोएस्ट लिमिट क्या होगी, वो होगी x - r। तो एक ही जगह हमने करना है x - r। अब बाकी मैथमेटिकल पोर्शन है वो मैं नहीं करूँगी, वो आप खुद कर लेना, क्योंकि बाकी बड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना था वो बता दिया है। अब लिमिट कैसे पुट कर, लिमिट भी बता दिया मैंने। तो आपकी जो लोअर लिमिट है वो x - a है, और हाईएस्ट लिमिट देखो, जे पॉइंट ऐसे करके रिंग एलिमेंट लेते रहेंगे और फिर ये लास्ट वाला आएगा और इसका भी रेडियस कितना होगा 0 ही। तो इस बार जे वाला पॉइंट है वो जे जहाँ पे लाई करेगा, और इससे अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट देखा जाए तो वो जे होगा, तो जे डिस्टेंस हो जाएगा जेड इस बार, ठीक है। क्योंकि इस बार भी रेडियस 0 ही है, तो इस बार भी अगर ज़्यादा से देखें तो जे पूरा डिस्टेंस होगा जेड, तो जेड की क्या वैल्यू होगी, जे डिस्टेंस x है, जे r है, तो x + r, तो जे x - r है, ठीक है। तो जे x + r। अब इसकी बस इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है आपको, बस z है ना, आप हाईएस्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। पहले z की वैल्यू x + r डालनी है, फिर -z की वैल्यू x - r डालनी है। आपके पास पूरा एक्सप्रेशन आएगा, वो आएगा KQ/, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद कर लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका, मैं बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब इनसाइड पॉइंट की कैसे निकालेंगे, इनसाइड पॉइंट की भी बता देती हूँ। लिमिट फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस इस बार लिमिट चेंज हो जाएगी। इनसाइड के पॉइंट के लिए मतलब कि अगर हमने ना इस पूरे, अगर हमारे पास जे पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इनसाइड लाई कर रहा है, मान लो जहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस बार जेड कितना होगा, इस बार जेड होगा वो होगा हमारे पास जहाँ से कर रहा है ना, तो जेड इस बार जे वाला डिस्टेंस बन जाएगा। तो अगर जे ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्स है, तो मतलब कि जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें x + r हो जाएगी।
लोअर लिमिट। तो इसमें क्या करेंगे हम, इनसाइड पॉइंट में एक ही जगह x प्लस आर लिखेंगे जो लोअर लिमिट है, ठीक है, x प्लस आर। और जो हाईएस्ट लिमिट है उसमें हमारा z होगा, वो होगा ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा, वो कितना होगा, ये r है, ये हमारे पास x है, तो r प्लस, तो मतलब a की वैल्यू हम क्या लेंगे, z की a की वैल्यू x प्लस आर, सॉरी x प्लस आर नहीं होगी, x माइनस आर होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये p ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, z कौन सा कर रहा है इस बार, सबसे पहले रिंग का लोअर लिमिट कौन सी है, जे वाला रिंग, और इसके ऊपर से जे वाला, तो जे डिस्टेंस z हो गया। अब जे वाला देखो, जे x है, जे पूरा r है, तो z की वैल्यू होगी हमारे पास हो जाएगी r माइनस एक्स, यहाँ पे r माइनस एक्स कर देना। और b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारे पास, b की वैल्यू देखो, जे वाला लास्ट अपन हाईएस्ट लिमिट है, तो इससे वाला पूरा डिस्टेंस z हो जाएगा। तो देखो z की वजह z है, तो जे वाला r है, जे x है, तो b की वैल्यू x प्लस आर। अगर आप इनके लिमिट को पुट करोगे ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इस वाले एक्सप्रेशन में a और b की वैल्यू पुट करके, तो आपको इनसाइड 0 मिलेगी, ठीक है। तो बाकी इसकी कैलकुलेशन भी आप कर लोगे और आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा k3/x²। अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।